अमीर और गरीब बहनों की ससुराल में पहली रात। अरे कौन है बाबा, आ रही हूँ। शिवानी का फोन। हेलो, हाँ बोल शिवानी। दीदी दीदी दीदी, आपने आखिर मेरा फोन उठा ही लिया। वैसे आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई है एक भी बार? लगता है कि जीजू के जादू में ज्यादा ही खो गई हैं आप, जो बहन याद नहीं रही। चुप कर, वैसे बता कैसे फोन किया? ऐसे ही। अब अगर मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं आपका हालचाल पूछने को भी कॉल नहीं कर सकती हूँ? खैर दीदी, मेरे पेट में ना खादबादी उठ रही है आपकी पहली रात के बारे में जानने को। बताओ ना कैसी थी आपकी शादी की पहली रात? अरे बोलो ना। शिवानी की बात सुनकर रानी का मुंह सा उतर गया। अरे दीदी बोलो भी। हेलो हेलो। हाँ वो मैं। क्या वो मैं? दीदी बताओ भी। शिवानी तू कैसी बातें कर रही है? ओके फाइन, मैं समझ गई, आपको बताने में जरूर शर्म आ रही होगी ना। चलिए मैं आपसे आपकी पहली रात की कहानी आपके पास ही आकर पूछूंगी, या दीदी आप मेरे घर आ जाओ। नहीं शिवानी, मैं नहीं आ पाऊंगी, तू ही आ जाना। ठीक है दीदी, वैसे तो अभी हमारी शादी को बस एक ही हफ्ता हुआ है तो घर में बहुत काम है, लेकिन मैं वक्त निकाल कर आ जाऊंगी। शिवानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। शिवानी और रानी दोनों बहनें थीं। अभी एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी, जिसमें शिवानी को गरीब ससुराल मिला था तो रानी को अमीर। देखते ही देखते ये 1-2 दिन भी बीत गए और आज के दिन शिवानी रानी के घर आने वाली थी। माँ जी सुनिए, मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, आराम से और ध्यान से जाना। ये ले ऑटो में चली जाना। नहीं माँ जी रहने दो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ऐसे 100 रुपए आप मुझे देने से अच्छा है कि किसी और चीज में लगा देना। रख ले मेरी बच्ची, तू आराम से चली जाएगी। इससे अच्छा इस्तेमाल इन पैसों का कुछ और हो ही नहीं सकता। रख ले। धारा ने मुस्कुराते हुए शिवानी को पैसे पकड़ा दिए, जिसके बाद शिवानी ऑटो करके अपनी बहन के घर जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी, वो आज मैंने अपनी बहन को बुलाया है, तो आप उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगवा देती। तूने बुलाया है अपनी बहन को, और वो भी बिना पूछे? जी माँ जी। तुम गरीबों की पैसा देखकर ही नीयत खराब हो जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ बहू। अरे मुझसे बिना पूछे तूने कैसे उसे खैरात खाने को बुला लिया? जा, मेरे पास नहीं है फालतू का पैसा जो फकीरों के भरने भरूं। सुलेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ देर बाद ही फिर शिवानी रानी के घर पहुंच गई, जहां शिवानी को देखते ही सुलेखा अपने कमरे में चली गई। शिवानी आ गई तू, आ जा। दीदी दीदी। शिवानी ऐसे बोलकर अपनी बहन के गले से लग गई। रानी ने उसे बैठाया और फिर वो दोनों बातें करने लगी। वाह दीदी, आपका घर कितना सुंदर है, कितना बड़ा भी है। पता है दीदी, मेरा घर तो आपके घर से आधा है। और बता, तेरी शादी के बाद की जिंदगी कैसी चल रही है? तो मेरी दीदी को सुनना है कि मेरी शादी के बाद की लाइफ कैसी है। वैसे दीदी मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। पता है, जब मेरा गृह प्रवेश हुआ तो सब बहुत ज्यादा खुश थे। वाह मेरी बहू आ गई। बहू ये ले तेरा गृह प्रवेश का तोहफा मेरी तरफ से। मेरी सास ने मुझे गृह प्रवेश पर भी तोहफा दिया। कितनी अच्छी हैं। बहू तो थक गई होगी ना, जा तू अब अपने कमरे में चली जा। वैसे भी रात भी ज्यादा हो गई है, तो अब बाकी की रस्में कल करेंगे। धारा अपनी बहू को कमरे में छोड़ आई, जहां फिर कुछ देर के बाद शिवानी का पति भी आ गया। और तो शिवानी जी, आखिर आप मेरी जिंदगी में आ ही गई। आना ही था। देखो शिवानी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये लो। वैसे तो ये चांदी का है, लेकिन इसको भी मैंने अपने 2 महीने की सैलरी जोड़कर बनवाया है। शुक्रिया कार्तिक जी, मुझे ये बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया तो मुझे भी अच्छा लगा। और बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे घूमना पसंद है, मुझे परिवार का साथ पसंद है, मुझे खाना भी बहुत पसंद है, मुझे शॉपिंग पसंद है, मुझे चॉकलेट और मेकअप भी। मतलब मैंने ना उस दिन दीदी कार्तिक जी को सब कुछ बता दिया। हमने उस रात बहुत सारी बातें की और पता है दीदी, उस रात उन्होंने मुझे एक और सरप्राइज दिया, और वो था मनाली हनीमून का। आपको पता है मैं अगले महीने मनाली जाऊंगी। दीदी मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। बताओ ना कि आपकी शादी की पहली रात कैसी थी? अब जब तू पूछे ही जा रही है तो सुन, मेरी शादी की रात कुछ खास नहीं थी। मायके से ससुराल आने में ही मुझे सुबह के 6 बज गए थे। अरे वाह, अब ससुराल में मेरा गृह प्रवेश करवाया जाएगा, मजा आएगा। ये क्या, कोई भी मेरे गृह प्रवेश के लिए नहीं है सिवाय मेरी सास के? अरे पैरों में क्या दम नहीं है, जल्दी अंदर आ, मुझे तेरा गृह प्रवेश करवाकर सोने के लिए जाना है। जी आ रही हूँ। माँ जी को तो मेरे गृह प्रवेश की शायद जरा सी भी खुशी नहीं है। सुलेखा ने ऐसे ही बेदिली से रानी का गृह प्रवेश करवाया, लेकिन रानी ने उसे बस इग्नोर कर दिया।
माँ जी की तो कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है तो शायद थक गई होंगी। मैं कमरे में जाकर युग जी से आज बहुत सारी बातें करूंगी। रानी ऐसे सोचती हुई कमरे में गई, लेकिन कमरे में जाकर उसने देखा कि युग सो रहा था। लगता है कि युग जी भी हमारी शादी को लेकर जरा से भी एक्साइटेड नहीं है। नहीं रानी, ऐसा नहीं है, शादी की थकान है, बंदा सो ही जाता है, मैं उठा देती हूँ। रानी युग को आराम आराम से उठाने लगी, लेकिन युग नहीं जागा। अब मैं क्या करूं? युग जी भी सो रहे हैं और माँ जी भी, लेकिन मुझे तो जरा भी नींद नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, मैं जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ, सभी खुश हो जाएंगे। रानी बेचारी अकेले ही रसोई को ढूंढकर उसमें खाना बनाने को चली गई। खाना बनाने में उसे काफी देर लग गई, क्योंकि उसने काफी कुछ बनाया। और जब वो खाना बनाकर कमरे में आई, अरे युग जी, आप कहाँ जा रहे हो? पार्टी में। सूट बूट घड़ी पहनकर लोग सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? पिकनिक पर तो जाते नहीं है। स्टूपिड सवाल। आप आज ही काम पर चले जाओगे? अभी तो हमारी शादी हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है। ओह गॉड, तुम गरीब घर की लड़कियां इसी वजह से पागल कहलाई जाती हो। ऑफिस का मामला शादी या रिश्ते नहीं देखता, मगर तुम क्या जानो, तुम तो आई हो रोज कमाने खाने वालों के घर से। अब कुछ पद पूछना, मैं जा रहा हूँ। मैंने अपनी पहली रसोई का खाना बना लिया है, आप कहें तो आपको पैक करके दे दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। युग की बात सुनकर रानी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उसने फिर किसी तरह खुद को संभाल लिया। जब उसने दोपहर के वक्त सुलेखा को अपना खाना खिलाना चाहा, तो उसने भी उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसी तरह से उसे अपने ससुराल में बोर होते हुए सुबह से शाम हो गई, और शाम के वक्त रानी बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई। बहू, ये इस कदर बन ठन कर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस मैं युग जी के लिए तैयार हुई थी, आज हमारी पहली रात है ना। हाय हाय बेशरम, कैसी बातें कर रही है, ये भी नहीं जानती कि सास से कैसी बातें करनी चाहिए और कैसी बातें नहीं। माफ करना माँ जी। रानी ऐसे बोलती हुई कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ऑफिस से युग भी लौट आया, और कमरे में आते ही उसने अपने जूते, सूट, टाई वगैरह सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया। तुम ऐसे बन ठन कर क्यों बैठी हुई हो? आप नहीं जानते, आज हमारी पहली रात है। युग जी, हम दोनों को एक दूसरे से बातें भी करने का मौका नहीं मिला। मुझे अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं एक इंसान हूँ और कुछ। तुम इतनी बेकार की बातें क्यों करती हो? मुझे थकान हो रही है, मैं सो रहा हूँ। और युग जी ने मुझसे कोई बात नहीं की। ससुराल आकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा इस घर में कोई मोल, कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक, शादी के 1 हफ्ते बाद तक भी युग जी ने मुझसे कोई बात नहीं की है शिवानी। अच्छा, ऐसा क्या दीदी? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे आपसे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तू ऐसे ही अपने ससुराल में खुश रहना। भले ही वो लोग गरीब हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं। शिवानी ऐसे बोलकर रानी से लिपटकर रोने लगी। पीछे से ये सारी बातें सुलेखा ने भी सुन ली थी। अपने बेटे का ऐसा बर्ताव सुनने के बाद सुलेखा को रानी के लिए दुख हुआ। और बहू इस तरह से वक्त गुजार रही है, मुझे युग से बात करनी होगी कि आखिर वो इस तरह का बर्ताव बहू से किस लिए कर रहा है। सुलेखा सोच चुकी थी उसे क्या करना है। उसने युग के घर आने के बाद उससे बात की और उसे समझाया। देख युग बेटा, अब रानी ही तेरी पत्नी है तो तुझे उसके साथ ही खुश रहना है। अब मेरी बात सुन, मैंने तुम दोनों के लिए 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया है, कल बहू के साथ वहां चले जाना। सुलेखा की बात सुनकर युग भी मान गया, और अगले दिन वो रानी के साथ कैंडल लाइट डिनर पर चला गया। रानी के साथ बात करके और वक्त बिताकर उसे भी अच्छा लगा। अब युग सोच चुका था कि वो रानी को नहीं सताएगा, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुबह के समय सभी खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते, तभी देवरानी जेठानी नाश्ता लेकर आती हैं। खाने में बैंगन का भरवा बना देखकर उनकी ननद श्रेया मुंह बनाकर कहती है, ओहो भाभी, भरवा बैगन, सुबह सुबह ही बैंगन की शक्ल दिखा दी आपने। ऐसे वैसे बैंगन नहीं, मेरे हाथों के बने भरवा बैंगन है, खाकर देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब सब्जी की शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा बेचारी का, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो देवरानी जी? हाँ हाँ, आपको तो मेरी बनाई कोई भी सब्जी पसंद नहीं आती है जेठानी जी। देवरानी जेठानी में अनबन होते देखकर उनकी सास शैलजा ऊंची आवाज में कहती है, तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गई, शांति रखो। और श्रेया, जो बना है चुपचाप खा ले, तुझे कॉलेज के लिए नहीं निकलना है क्या? श्रेया और बाकी सभी शैलजा की बात सुनकर नाश्ता शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं जो शैलजा के मायके से आए होते हैं। शैलजा, कैसी है, सब कुशल मंगल तो है? अरे भाभी, आप इतने दिनों बाद, बहुओं भैया भाभी के लिए खाना लगाओ।
दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं, जहां कनिका भरवा बैंगन को गर्म करती है तो वहीं शिल्पा गरम गरम रोटियां बनाती है और कुछ ही देर में दोनों मेहमानों को खाना परोसती हैं। खाने में भरवा सब्जी और चादर जैसी लंबी रोटियां देखकर रामरती कहती है, ये क्या अनोखा खाना परोसा है तेरी बहुओं ने, ये रोटी है या चादर? भाग्यवान नए जमाने की बहुएं हैं, अलग तरीके से खाना बनाती होंगी, तुम चुपचाप खा लो। अरे ये अलग तरीके का खाना दिखने में ऐसा है तो खाने में कैसा होगा? क्यों शैलजा, तेरी दोनों बहुएं मंदबुद्धि हैं क्या? अब बेचारी शैलजा भला क्या बोलती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बड़ी बहू शिल्पा हमेशा से चादर जैसी रोटियां बनाया करती और छोटी बहू कनिका ज्यादातर भरवा सब्जी ही बनाया करती। अब शैलजा के मेहमान जैसे तैसे खाना खा लेते हैं जो उन्हें स्वादिष्ट भी लगता है। वाह बहू वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, पेट भी भर गया और मन भी। हाँ ठीक ही था, वैसे मेहमान को 56 भोग या कुछ खास खाना परोसा जाता है, पर क्या करे, जो मिला सो खा लिया। कुछ ही देर में मेहमान चले जाते हैं। अब रात के खाने में शिल्पा की बनाई रोटियों को देखकर कनिका कहती है, जेठानी जी आप ये चादर जैसी रोटियों की जगह कुकर में सीटी लगाकर चावल ही बना देती। एक तो इतनी मेहनत करके मैंने रोटियां बेल कर सेकी हैं और तुम उसे खाने में भी ना नुकुर कर रही हो। मैं ऐसे ही रोटी बनाती हूँ, जिसको खानी है खाए वरना अपने लिए खुद बनाए। हाँ बना लूंगी, मुझे खाना बनाना आपसे तो अच्छा आता है। देवरानी जेठानी के बीच कहासुनी शुरू हो जाती, लेकिन परिवार को तो जैसे इसकी आदत हो चुकी थी, इसीलिए सभी उन दोनों को छोड़कर खाने पर ध्यान देते। अब बीतते समय के साथ कनिका रोज अलग अलग भरवा सब्जी और शिल्पा लंबी रोटियां बनाया करती। एक दिन भरवा भिंडी को देखकर ससुर गिरधारी कहता है, बहू इस भरवा सब्जी में बहुत तेल मसाला डलता है, जो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अब से मैं सादी सब्जी ही खाऊंगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, वरना मैं ही कुछ सादा बना देती। अपने सास ससुर की बात सुनकर कनिका गुस्से में कहती है, वाह पापा जी, मेरी बनाई भरवा सब्जी से आपको बहुत दिक्कत है, लेकिन जेठानी जी की चादर जैसी रोटियां तो आप झट से चबा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तो बस। रहने दीजिए पापा जी, आप बड़े होकर ही भेदभाव कर रहे हैं तो घर के बाकी सदस्यों से मैं क्या ही बोलूं। कनिका मायूस होकर वहां से चली जाती है तो वहीं उसकी जेठानी मन ही मन मुस्कुराती है। कुछ दिनों बाद शैलजा का जन्मदिन आता है तो उस दिन वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो बहुओं, मैंने तुम्हारे बनाए खाने की कभी बुराई नहीं की, लेकिन आज अपने जन्मदिन पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी पसंद का खाना बनाओ। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज आपका जन्मदिन है, आपकी पसंद का खाना तो बनना ही चाहिए। हाँ माँ जी, बोलिए क्या खाना है आपको? ये हुई ना मेरी बहुओं वाली बात, मुझे ना आज आलू की चटपटी सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ी खानी है। शैलजा दोनों बहुओं को खाने में अपनी पसंद बता देती है और दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। कुछ ही देर में सभी खाना खाने बैठते हैं। चलो आज तो भरवा सब्जी और रोटी से कुछ हट के खाने को मिलेगा। सही कहा भैया, अपने इसके चक्कर में तो मैं कैंटीन से ही लंच किया करती थी। सच में बहुत दिनों पर आलू पूड़ी खाऊंगी मैं। सभी घरवाले बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे होते, तभी दोनों देवरानी जेठानी खाना लेकर आती है, लेकिन खाना देखकर सभी की बेसब्री की खुशी अचानक से दुख में बदल जाती है। ये क्या बनाया तुम दोनों ने? जिसकी माँ जी ने फरमाइश की थी, ये पूड़ियाँ और ये आलू की भरवा सब्जी। भाभी ये पूड़ियाँ तो आपकी चादर वाली रोटियां ही लग रही हैं। और ये आलू की भरवा सब्जी तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ मैंने भी आज ही बनाने की कोशिश की है, आप लोग खाकर देखिए ना। कुछ अलग खाने की आस में बैठे सभी घरवाले वही चादर सी लंबी पूड़ियां और भरवा सब्जी देखकर निराश हो जाते हैं। सभी के खाना खाने के बाद श्रेया अपनी माँ से बात करते हुए कहती है, माँ दोनों भाभियां तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक काम करते हैं, इन्हें कुछ दिन रसोई से दूर ही कर देते हैं। सही कह रही है, वैसे भी दोनों को खाना बनाना तो बहुत पसंद है, कुछ दिन रसोई में ना जाने से क्या पता अकल ठिकाने आ जाए। दोनों माँ बेटी देवरानी जेठानी को कुछ दिनों के लिए रसोई से दूर रखने का प्लान बनाती है। अगले दिन जैसे ही कनिका और शिल्पा रसोई में जाने लगती हैं, तभी श्रेया रसोई में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है और खिड़की से कहती है, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप दोनों जाकर आराम से बैठिए। लेकिन तुम्हें तो खाना बनाने ही नहीं आता है ना श्रेया, और आज से पहले तुमने कभी खाना बनाया ही नहीं। तो क्या हुआ भाभी, अब बनाऊंगी तभी सीखूंगी ना, इसलिए आज का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, आप दोनों किचन से बाहर ही रहिए। दोनों वहां से चली जाती हैं। अब शाम के समय भी शैलजा उन दोनों के आने से पहले ही खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और दोनों को रसोई के गेट से ही वापस भेज देती है। अगले 2-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिससे दोनों देवरानी जेठानी को ना ही अपनी पसंद का खाना बनाने को मिलता है और ना ही खाने को। तभी दोनों एक दिन परेशान होकर अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी क्या बात हो गई, आपने तो हमारा किचन में आना जाना ही बंद कर दिया है। हाँ माँ जी, ऐसी क्या नाराजगी हो गई हम दोनों से आपको?
नाराजगी तुम दोनों से नहीं, तुम दोनों की बनाई भरवा सब्जी और चादर जैसी लंबी रोटियों से है बहू। इसलिए अब तुम दोनों रसोई में तभी जाओगी जब तुम भरवा सब्जी और चादर जैसी रोटियां नहीं बनाओगी। बोलो मंजूर है, तभी रसोई में पांव रख सकती हो। अब रसोई में जाने के लिए सास की ये शर्त सुनकर दोनों दुविधा में पड़ जाती हैं और आखिर में शर्त मान ली जाती है। लेकिन अगले दिन दोनों वहीं भरवा सब्जी और चादर सी रोटियां परोस देती हैं और समीर सभी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है। जब घर में खाना बनाए तो आपने बाहर से क्यों मंगवाया? क्योंकि हम भरवा सब्जी और रोटियां चबाकर थक गए हैं, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए फालतू खर्चा, हमें क्या। अब घर के खाने से बचने के लिए कभी समीर तो कभी आरव बारी बारी रोज ही बाहर से खाना मंगवाते और शैलजा एक दिन कहती है, देख लो बहुओं, तुम्हारे कारण रोज बाहर से खाना आ रहा है, इसलिए अब से ना तुम्हें राशन के पैसे मिलेंगे और ना ही तुम्हारे खर्चों के लिए। लेकिन ये खाना तो आप लोग मंगवा रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि आप दोनों एक ही तरह का खाना बना रही हो इसलिए। अब दोनों बहुओं को कोई भी खर्चे के लिए पैसे नहीं देता, घर में कोई सब्जी नहीं बचती और राशन के साथ साथ आटा भी खत्म हो जाता है, जिससे बाकी घर वाले तो बाहर के खाने से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन देवरानी जेठानी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। जेठानी जी, एक हफ्ता हो गया, अब तो भरवा सब्जी बनाने के लिए कोई सब्जी भी नहीं है और बाहर से कुछ खाने के पैसे भी नहीं। खाना छोड़ो, मुझे तो पहनने के लिए साड़ी लेनी थी और अपने गहने भी पॉलिश करवाने थे, लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं है खर्चने के लिए। जेठानी जी, मैं तो कहती हूँ बस बहुत हुआ, अब हमें चलकर माँ जी को कह देना चाहिए। मुझे भी यही सही लगता है। दोनों मुंह लटकाए घर वालों के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, हमें समझ आ गया है कि एक ही तरह का खाना रोज रोज खाना कितना बोरियत भरा होता है। हाँ माँ जी, अपनी जिद के चक्कर में हम आप लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाए, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है, इसलिए आप सब हमें माफ कर दीजिए। चलो, पैसों की किल्लत से ही सही, आप दोनों को अकल तो आई। तभी शैलजा उन दोनों को माफ कर देती है और उन्हें खर्च के लिए पैसे भी देती है, जिसके बाद से दोनों हमेशा भरवा सब्जी और चादर जैसी रोटी के अलावा और पकवान बनाकर अपने परिवार को खिलाया करती।